नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। वो इतने बड़े राज परिवार से आते हैं, आपको लगता है वो पोस्टर जाके चिपकाएंगे? तो ये बात हजम नहीं। चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। ये बात सही है। राहुल गांधी 2005 से सक्रिय हैं राजनीति में और वो पहला चुनाव अपना अमेठी से लड़े थे, जहां वो बम्पर वोटों से जीते थे। तो लगभग 20-21 साल का राजनीतिक कैरियर है, तो बंदा इतना नासमझ तो नहीं होगा जितना बीजेपी उसे दिखाने की कोशिश करती है। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन में जाते हो, कैंपेन करते हो, पब्लिक आपको आती है देखने या सुनने। मान लिया लाखों लोग आए, सबने सुना आपको, पर शायद उसमें 10 या 15% या 20% लोग भी तो आपको वोट करने चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू किया था और 30 जनवरी 2030 को कश्मीर में खत्म किया। तकरीबन 136 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी लगभग 4080 किलोमीटर की दूरी तय करते और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जब आप लोगों के बीच जा रहे हो, पूरे भारत में घूम रहे हो, तो आप जब लोगों से जुड़ रहे हो, लोगों का स्नेह आपको मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, आप उनकी बातें सुन रहे हो, दुख तकलीफ सुन रहे हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार के खिलाफ। पर जब रिजल्ट आते हैं 2024 में, तो सीन आप सबको पता है कुछ और। फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। तो ऐसा कौन सा फैक्टर था जो एक साल में इतना बदल गया? वहीं लोकसभा में बीजेपी की इतनी बुरी हालत थी और वहीं जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती है, 135 सीट अकेले हासिल करती है। ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा ही आरोप इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी लगा था, तो आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर लगना स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये भले एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसकी नियुक्ति तो कहीं ना कहीं सरकार के अधीन ही होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पर राष्ट्रपति के पास इन नामों को भेजने वाली एक कमिटी होती है और उस कमिटी का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या बाकी के जो कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति या उनके नामों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे या जिसको फेवर करेंगे, ऑब्वियसली वो भी आने वाले चुनाव में उनको फेवर करेगा और यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे, ये लिस्ट देखेंगे अगर आप, तो 2017 से लेकर के अभी 2025 तक 1 साल, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, आप देखिए इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, पर क्या ये सभी 6 साल पूरा कर पाए? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई।
टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे ये काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। डिजिटल इंडिया करते करते मोदी जी ने सबका डेटा ले लिया। हर जानकारी आपकी अवेलेबल है ऑनलाइन। कोई भी कंपनी, कोई भी दूसरा ऐरा गैरा आपको कॉल करता है क्योंकि आपका डेटा सार्वजनिक हो चुका है। ये अवेलेबल है, सब आपका डेटा सार्वजनिक हो चुका है। दूसरा, डिजिटल इंडिया के नाम पे मोदी जी ने जीपे करवाया सबसे, गूगल पे करो, गूगल पे करो, गूगल पे। और ये गूगल पे आप सभी लोगों ने बहुत किया। अभी आपने देखा होगा बेंगलोर के केस या बाकी जगहों के, जहां पे लोगों को नोटिस आ रहा है इनकम टैक्स का, वो भी किसको? जो नॉर्मल सब्जी वाला है, ठेले वाला है, उनको नोटिस आ रहा है कि आपने इतना बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए हैं, आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। उसने ट्रांजेक्शन किया है, प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया सिर्फ कॉमन मैन के लिए है, दूसरों के लिए है। उनका डेटा सब कुछ सार्वजनिक हो सकता है। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा
डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। मूवीज में दिखाया जाता है इस तरीके से कि आप बड़ी एक टीम बना दो, इस तरीके की सालों साल आप इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद पूरा डेटा लेके आओ। तो राहुल गांधी कुछ ऐसा लग रहा है कि हीरो की तरह पूरी जानकारियां निकाल के लेके आए हैं और मीडिया के सामने बता रहे हैं। बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है या करा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये तो इलेक्शन कमीशन को अब बताना है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जितनी भी सबूत यहाँ पेश किए हैं उसको इलेक्शन कमीशन डिनाई नहीं किया है। मतलब कुछ तो घोटाला हो रहा है। अब मैं आपको कुछ डेटा ऐसा बताऊंगा जो जानने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, बीजेपी जीत कैसे सकती है। हमारे देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ वोटर हैं जो वोट डाल सकते हैं। अब इसमें आपको ये ब्रेकअप नहीं मिलेगा कि इस 100 करोड़ में कितने एससी, कितने एसटी, कितने मुस्लिम, कितने ओबीसी हैं। ये डेटा आपको नहीं मिलेगा। पर एक दूसरा डेटा है हमारे पास। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में तकरीबन 17% एससी है, 9% एसटी है, 18% मुस्लिम है, 41% ओबीसी और मात्र 13 से 14% अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय। अगर मुस्लिम जो 18%, एससी लगभग वो भी 17-18% है, एसटी जो तकरीबन 8 या 9%, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये तकरीबन 45% होता है। और ऐसा माना जाता है कि यादव ज्यादा करके बीजेपी को वोट नहीं करते, ये तो लालू को करते हैं, ये तो अखिलेश को करेंगे। तो ये जो 15% यादव हैं जिनकी आबादी तकरीबन 20 से 22 करोड़ के आसपास है, ये भी मोदी को वोट नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए 5-10% करेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो बीजेपी को इस 98 या 100 करोड़ में जो वोटर हैं उसमें अगर कोर वोटर उनके पकड़ लिया जाए तो हार्डली 20 से 25-30 करोड़ पकड़ लो। कांग्रेस कह सकते हो कि एससी की फेवरेट है, एसटी की फेवरेट, ओबीसी में यादव वगैरह जो हैं, यूपी अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी और आरजेडी, यादव उनको वोट करते हैं। मुस्लिम्स मोस्टली कांग्रेस को वोट करती है और इनके अलायंस को वोट करती है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो देश की तकरीबन 70 से 60% जो वोटर हैं वो कांग्रेस या उसके अलायंस के वोटर हैं। मात्र 30% या 25% वोटर लेकर के बीजेपी जीत कैसे रही है? तो राहुल गांधी जी ने जो फॉर्मूला बताया, क्या यही फॉर्मूला बीजेपी अप्लाई कर रही है? तो राहुल गांधी जी ने जो ये डेटा निकाला है, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन सामने आकर के कहेगा हाँ ये ऐसे ही हुआ, आप जो बता रहे हो वो सच है? बिल्कुल नहीं। अब आने वाले टाइम में ये चीज होता रहेगा और शायद और व्यापक पैमाने पे हो। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? एज अ सिटीजन कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी तंत्र है वो मोदी जी के पास है। राहुल गांधी जी जितना चाहे उतना एविडेंस इस तरीके का पेश करते जाएं और अब जो चुनाव होंगे वो चुनाव मोदी ही जीतेगा, राहुल गांधी नहीं जीत सकते। आप क्या कर सकते हो? आप जाके वोट डालोगे, आप अपना डबल आईडी बनाओगे, आपके आईडी को कैंसिल कर दिया जाएगा। वही हो रहा है बिहार। राहुल गांधी ने क्या बोला कि जितना एडिशन नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा डिलीशन हो रहा है। तो डिलीशन किसका होगा? आपका। शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल ट्राइब का होगा, मुस्लिम्स का होगा और यादव्स का होगा। इन्हीं लोगों का होगा। क्यों? क्योंकि यही लोग कोर वोटर हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के, समाजवादी के और उनके अलायंस के। तो इनके वोटर लिस्ट में से नाम कटेंगे। जुड़ेंगे किसके? वही जो बीजेपी के 25% या कह सकते हो 30% वोटर हैं, वही वोटर लोगों के 3-3, 4-4 वोटर आईडी बनेंगे। मतलब उनकी तादाद हो जाएगी अराउंड 60%।